साइन पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिंसिपल मैम अनु सिंघल का हम कल इंटरव्यू ले रहे थे जो अधूरा रह गया था। उसी क्रम में आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट, जिसमें हम डिफरेंट जो आप व्यूज़ है उन पर अनु मैम के व्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे। अनु मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कल हमारा इंटरव्यू जो था अधूरा रह गया था। हमारी बात चल रही थी ग्रामीण परिवेश के बच्चों से जुड़ी हुई, हमने बात की थी। उसके साथ साथ हमने बात की थी ट्यूशन बात पे कि ट्यूशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आज के टाइम में हम देखते हैं तो बच्चे क्या है कि थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एग्जाम जैसे आता, बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किताब लेते हैं, लेकिन कई बार शिकायत आती है कि नींद आ गई, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा हमारे बच्चों को गाइड कीजिए कि किस तरह से उन्हें नेक्स्ट एग्जाम जो आ रहे हैं उनके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन इस तरीके से करनी चाहिए कि बच्चे रेगुलर स्टडी तो ज़रूर करें, क्योंकि जो बच्चा रेगुलर स्टडी नहीं करेगा, जिस तरीके से हर चीज़ ज़रूरी है हमारे जीवन में, हम खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, है ना, जिस तरह से सब चीज़ एक्टिविटी है उसी तरह से हमें स्टडी की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए। और स्टडी के लिए थोड़ा ज़्यादा समय, अगर आप 1 घंटा खेल रहे हैं तो कम से कम आपको डबल टाइम उसके लिए स्टडी को भी देना चाहिए। और स्टडी आप इस तरीके से कीजिए कि इजी वे में हो स्टडी। जो आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं भी टीचर्स को भी ये ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा इजी वे में या क्रिएटिविटी के आधार पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। तो बच्चों को उसमें क्या होता है, नीरसता नहीं होती है सीखते समय। और उनसे बीच बीच में जब आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो ये नहीं कि लगातार आप एक व्याख्यान की तरह उसको टॉपिक को पढ़ाते चले जाए, चलाते चले जाए, तो बच्चों को ऑब्वियसली नींद आएगी। क्योंकि होता है ना कि अगर आप कोई बच्चों को आजकल सॉन्ग वगैरह बताए जाते हैं तो वो जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन पढ़ाई से क्योंकि थोड़ा नीरसपन तो बच्चों को लगता ही है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें इस इंटरेस्टिंग तरीके से उस चीज़ को समझाएं। और बच्चे को जैसे थोड़ा गैप दे देकर, घर पर भी ऐसा होता है कि बच्चा आया, ठीक है, थोड़ी देर उसको रेस्ट करने देना चाहिए, फिर खेलना चाहे तो खेल ले, और उसके बाद प्रॉपर मतलब पढ़ाई अपनी ज़रूर करें। थोड़ी देर 1 घंटा, जितना भी बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको स्टडी की ज़रूरत है, उसी या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप जो है उसको कम से कम 1 घंटा पढ़े वो, या ज़्यादा अगर बड़ी क्लास में 2-3 घंटे, उसके बाद फिर वो ब्रेक ले, फिर खेले, फिर जो है फिर दोबारा से पढ़े। तो इस तरीके से रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। और जो अगर उसको कोई पढ़ा रहा है तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर उनको पढ़ाना चाहिए। बेसिक चीज़ की नॉलेज ज़्यादा देनी चाहिए बच्चों को, जिससे आगे की जो उनकी एजुकेशन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। क्योंकि अगर बच्चे की बेसिक नींव होती है तो बच्चा आगे जाके बहुत अच्छे से स्टडी करता है। उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही उन चीज़ों को इस योग्य हो जाता है कि खुद ही उन चीज़ों को वो सीख पाता है। जी मैम, गार्जियन महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गार्जियन की। किसी के गार्जियन अगर अच्छे हैं तो उसके बच्चे अच्छी परसेंटेज लगाते हैं। आप गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं उसे लेकर? गार्जियंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल मैं देख रही हूँ गार्जियंस जो है बहुत से ये इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ट्यूशन लगाओ, ट्यूशन लगा लिया बच्चे ने तो उनकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। जी बिल्कुल सही है ना, कि ऐसा नहीं है, ट्यूशन से रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई है। ये हो सकता है कि थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। जिस तरीके से बच्चा घर में स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद यदि वो होमवर्क ना करे, अपनी सेल्फ स्टडी ना करे, तो जब तक कोई भी बच्चा, कितना भी कोई भी उसे टीचर पढ़ा दे, सेल्फ स्टडी वो जब तक नहीं करेगा तब तक बच्चा आगे चलकर अच्छी स्टडी नहीं प्राप्त कर पाएगा, अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा और आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सही से तैयार नहीं हो पाएगा। तो यही है कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये ध्यान देना होगा, थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान देना है कि होमवर्क में जो मतलब ट्यूशन वाले जो भी ट्यूशन भी अगर लगा रखा है तो उनसे भी कंसल्ट करें कि बच्चा कैसा चल रहा है, किस चीज़ में वीक है, क्या उसकी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, उनको बताएं कि बच्चा ये नहीं कर पाता है या इस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा वीक है, प्लीज़ आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। उसकी छोटी बेसिक चीज़ें, या मतलब आपको लगता है कि बेस कमज़ोर है उसका, तो प्लीज़ आप उसको बेसिक चीज़ें पहले समझा दीजिए ताकि वो आगे कर सके। या आजकल मैं देख रही हूँ बच्चों में जो है कन्वर्सेशन भी नहीं हो पाता। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में तो आ जाते हैं बड़ी, लेकिन कन्वर्सेशन भी सही से नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर एक हिचक रहती है। अगर वो अपने आप को कहीं ना कहीं वीक महसूस कर रहे हैं, अब वीक क्यों क्या महसूस करेंगे, क्योंकि उनका बेस कमज़ोर है। तो अगर वो बेस उनका मजबूत होगा तो इतना वो अपने आप को वीक दूसरे के सामने नहीं वीक महसूस करते हैं और अच्छी तरह से अपना प्रेजेंटेशन कर पाते हैं।
तो यही चीज़ है कि उनके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस लाना है। आपको बच्चों को ये कहना है कि नहीं आप कर सकते हो, कि आप कोई ऐसे नहीं हो कि जो सभी लोग करते हैं तो आप भी कर सकते हो। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को स्टडी पे मतलब एक पेरेंट्स का और बच्चे का पूरा रुझान अपना आप से होना चाहिए कि हाँ हमें भी करना है, तभी होगा। ये नहीं कि खाली आप ट्यूशन वाले पे छोड़ दें या टीचर पे छोड़ दें और कि बस बच्चा पढ़ के आ रहा है 6 घंटे और या 7 घंटे स्कूल में और बच्चा जो है पढ़ रहा है। नहीं, जब तक बच्चा जो है सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक वो नहीं करेगा। तो रेगुलर स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि पेरेंट्स की भी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी मैम, एक बात ये देखने को मिलती है कि जैसे ट्यूशन वाले पे डिपेंड बच्चा हो जाता है, घर वाले छोड़ देते हैं, बट यहाँ स्कूल का रोल किस तरह से होना चाहिए वो आप बताइए। जैसे स्कूल हमारा क्या प्रयास कर सकता है जहाँ पे गार्जियन की मिनिमम भूमिका होने के बाद भी बच्चा आगे निकल जाए। स्कूल की भूमिका ये है कि जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं बच्चे को, एक तो उनका प्रॉपर जो है निरीक्षण होना चाहिए। बच्चे की जो नोटबुक होती हैं उसकी राइटिंग पर सुधार होना चाहिए। राइटिंग के अलावा जो वो वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे लिखने में अगर उनकी हिंदी है मान लीजिए तो मात्राओं में या स्पेलिंग्स है तो वो करेक्ट होनी चाहिए। उनका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। तो ये तो हो गई एक बात क्लास की, कि मतलब क्लास में हम इस तरीके से कर सकते हैं। और कोई चीज़ जो टिपिकल चीज़ है उनका रिवीजन बीच बीच में करते रहना चाहिए कि हाँ टीचर्स को पता होता है कि ये थोड़ा इजी टॉपिक है तो वो बच्चे समझ लेते हैं। और जितना आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाओगे बच्चों को वो उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। लेकिन ये नहीं कि बस हाँ बुक में लिखा हुआ है आप चाहें। अब आप ये सोचिए कि बच्चे को इस तरह से पढ़ाएं, बच्चे का माइंड कितना विकसित है उस आधार पर पढ़ाएं। अपनी नॉलेज के आधार पर यदि हम पढ़ाएंगे कि हाँ हम ग्रेजुएशन है, हमने ग्रेजुएशन की हुई है या हमने कुछ बीएड किया हुआ है और हम बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि हाँ 3rd क्लास का बच्चा है अब वो तुरंत इस चीज़ को समझ लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें पढ़ाते समय ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे का माइंड कितना डेवलप हुआ है इस समय तक और उसको किस वे में हम कितने आसान तरीके से उसको समझा सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिएटिविटी जैसे ब्लॉग्स वगैरह के आधार से या बच्चों को गेम्स के माध्यम से क्रिएटिविटी इन चीज़ों के आधार पर आप बच्चे में नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। एक होती मैम एक होती हमारी, हम लोग क्या करते हैं, अभी बात चल रही थी कि बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को केंद्र मानकर सेंटर मानकर आपको उन्हें एजुकेशन देनी है। तो आजकल के स्कूल में भी अभी ये अप्लाई नहीं हो रखा क्योंकि हम देखते हैं तो बच्चों को केंद्र मान के नहीं की जा रही है, टीचर अपना आप ही सर्व सर्वांग होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के डेवलपमेंट में कैसे जो है सुधार ला सकता है, इसके बारे में बाल केंद्रित शिक्षा मैंने जैसे अभी बताया उसका आंसर इसी में छिपा था कि बच्चे को ध्यान में रखकर है ना। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब कि बच्चे की क्या मानसिक स्थिति है ना। या वैसे होता है कि कई बार किसी भी क्लास में एक से ज्यादा तरीके के मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत तेज बुद्धि के होते हैं, तेज बुद्धि के होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं। तो हमें किस तरह से हम ज्यादा तेज बच्चों को लेकर भी नहीं चल सकते, ज्यादा धीमे बच्चों को भी, है ना। हमें सामान्य बच्चों को लेकर चलना पड़ता है। उसमें हमें ध्यान रखता है कि हम इंडिविजुअली हर बच्चे पर ध्यान दें। कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअली जिनको जैसे जो तीव्र बुद्धि के बच्चे तो उनको हम थोड़ा उनकी बुद्धि के अनुसार थोड़ा ज़्यादा शिक्षा दे सकें, थोड़ा ज़्यादा उनको बता सकें। और जो निम्न स्तर के बच्चे हैं तो उन्हें हम इस आधार पर थोड़ा आसानी से उनको और इस तरह से शिक्षा दें कि हाँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह मतलब गेन कर पाए अपने मस्तिष्क में, है ना। कि जिससे क्या होगा बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब बालक को अपने उसके मस्तिष्क के अनुसार उसके व्यवहार के अनुसार हम शिक्षा दें। जी मैम, जैसे कि नया पैटर्न अभी हाई स्कूल में आया है उस नए पैटर्न के बारे में आप बताइए कि किस तरह से वो नया पैटर्न लागू हो रहा है और उसमें बच्चों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। OMR शीट आ रही है उसमें आप किस तरह से बच्चा गलती ना करे, मिनिमम गलती करे, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। OMR शीट में बच्चों को जो आंसर्स देने होते हैं, अभी तक बच्चों को क्या मिलता था, कॉपीज मिलती थी तो वो उस पर टिक वगैरह लगाते थे या आंसर्स लिखते थे। लेकिन OMR शीट में क्या है उनको बताना चाहिए पहले से प्रिपरेशन, टीचर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फाइनल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम होने से पहले उनको उस चीज़ के बारे में क्लियरली बताया जाए। क्लास में इंडिविजुअली हर बच्चे पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ सर्किल किस तरीके से फिल करना है, उसमें कैसे आंसर होता है, तो हम किस तरीके से कैसे ऑप्शन है, मतलब जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बतानी चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि बच्चा जो उसमें एंट्री फिल करता है कॉपी में, अगर उसको पहले सही से बता देना चाहिए। फिर भी होता है कई बार के बच्चे नहीं एंट्री फिल कर पाते हैं तो बच्चों को कहना चाहिए कि आप उस एंट्री को थोड़े समय के लिए रुक जाए, जब क्योंकि टीचर आपके पास आएगा आप टीचर से पूछ कर ही उसको भरें।
स्कूल वाले बच्चों के लिए आपके क्या मैसेज रहेगा? हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो अपने इस आधार पर शिक्षा लें या मतलब शिक्षा का अध्ययन करें कि जो पीछे क्वेश्चंस ये होते हैं चैप्टर के बस वही आएंगे, ऐसा ना करें और डीपली स्टडी करें उसकी, क्योंकि जो उसमें चैप्टर्स में जो वर्ड ज़्यादा हाईलाइट करके दिए होते हैं वो क्यों दिए होते हैं, ताकि इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं वो, और उसी आधार पर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो डीपली जो बच्चा अच्छे से स्टडी करेगा वही जो है आगे चलकर अच्छे मार्क्स भी पाएगा। तो अब उसको खाली मार्क्स पाना ही जैसे कहते हैं कि सब कुछ नहीं है, डीपली स्टडी जो है अब उनके मस्तिष्क को भी विकसित करती है और उनके जो उनका शिक्षा का अध्ययन करने का जो तरीका है उसको भी डेवलप करती है। जी मैम, इसमें जो रहेगा जैसे नेक्स्ट पैटर्न में अभी एग्जाम आ रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप करते हुए बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, उसके विषय में आप बच्चों को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप में यही बात ध्यान रखनी है बच्चों को कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ओवरऑल शीट पर वो उसी क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ध्यान में रखें। ऐसा ना करें कि एक अगर मतलब बहुत केयरफुली जो भी ऑप्शन सही होता है उस क्वेश्चन का उसे फिल करें अच्छी तरीके से, और ये ना करें कि अरे अभी हमने ये करा था ये तो गलत हो गया अब हम दूसरा ऑप्शन सही है इसको कर दें, तो एक ही उसमें आप क्वेश्चन के दो आंसर लिख देंगे तो वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, चाहे उसमें सही आंसर भी आपने फिल किया हुआ हो। तो बहुत ही केयरफुली जो है ध्यान में रखते हुए और बहुत ही शांत मन से जो है वो उसको सोच विचार करके उसमें अपना आंसर फिल करें। डीप स्टडी की बात आपने की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डीप स्टडी की जरूरत है या ऊपर पढ़ने की आवश्यकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बच्चे को बताइएगा। नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में केयर सनशाइन पब्लिक स्कूल की अनु मैम से हमने बात की, अनु सिंगल जी, इन्होंने बताया कि बच्चों को किस तरह से आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कैसे आने वाले एग्जाम में ओएमआर शीट को भरना है और कैसे आने वाले एग्जाम में जो डीप स्टडी है उसे करना है। तो थैंक यू मैम।